Welcome back everyone and good morning to all of you. In this session we will going for the our next question, that is the functions of the functions of the RBI and the monetary functions of the RBI. And in the previous lecture we already completed about the presence of the commercial banks and then central bank, the definition, that is the RP Kent, and then the Reserve Bank of India. First of all, we revise the RBI, that is the Reserve Bank of India, and please come on page number 40. You can say on top, that is the Reserve Bank of India RBI. और यहाँ पे आपको याद रखना है कि मैंने आपको एक ही क्वेश्चन, दैट इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि अलग अलग नंबरिंग में क्वेश्चन आ सकते हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे जो नंबरिंग की हम बात करते हैं, दैट इज़ द RBI एक्ट 1934। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि RBI एक्ट अगर कौन से ईयर में बना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए वन सेंटेंस में, तो आपको याद रखना है कि 1934। एंड अब समझो कि ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जो RBI की एस्टाब्लिशमेंट हुई थी वो कौन सी डेट पे, तो याद रखोगे 1 अप्रैल 1935। एंड थर्ड क्वेश्चन, दैट इज़ द कि RBI जो एस्टाब्लिश हुई थी कितने पेडअप कैपिटल के साथ, तो याद रखना 5 करोड़। एंड प्राइवेट बैंक थी या तो पब्लिक बैंक, ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट, तो आपको याद रखेंगे दैट इज़ अ प्राइवेट बैंक। एंड जो नेशनलाइजेशन हुआ, दैट इज़ द 1 जनवरी 1949। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन, या तो हम बोल सकते हैं कि दो लाइन में से अलग अलग 5 से 6 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो मैंने आपको अलग अलग डिवाइड करके पूरा क्वेश्चन यहाँ पे समझा दिया। एंड अब आगे हम जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज़ द फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड जो रिजर्व बैंक जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ द मॉनिटरी फंक्शन, यानी कि मॉनिटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड द सेकंड, दैट इज़ द नॉन मॉनिटरी फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है, दैट इज़ द मॉनेटरी फंक्शन। और वहाँ पे जो हम बात करें, दैट इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ RBI, करेंसी इश्यू। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वहाँ पे अलग अलग करेंसी की वैल्यू होती है। ज़्यादातर हम जो करेंसी की नोट्स की हम बात करेंगे, करेंसी नोट, तो करेंसी नोट्स के अंदर हम 1 रुपीज़ से स्टार्ट होकर हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है नोट्स की, दैट इज़ द ₹2000। यहाँ तक कि हम नोट्स यूज़ कर रहे हैं करेंसी। और कॉइन्स की हम बात करें तो 1 रुपीज़ के कॉइन्स है, या तो 2, 5 एंड 10 रुपीज़। तो ये अलग अलग कॉइन्स है, वो भी हमें पता है। तो यहाँ पे जो करेंसी इशू, यानी कि RBI का जो फर्स्ट मॉनेटरी फंक्शन है, कि RBI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करेंसी इशू करे, यानी कि करेंसी नोट। लेकिन फ्रेंड आपको यहाँ पे याद रखना है कि कौन सी वैल्यू की जो नोट है वो RBI इशू करेगी, और कौन सी वैल्यू की जो नोट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज़ द फाइनेंस डिपार्टमेंट या तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करेंगे, वो हम यहाँ पे याद रखेंगे। और आपको मैं यहाँ पे ब्लैंक में वो समझा रहा हूँ। तो फ्रेंड हमें यहाँ पे पता है कि जो करेंसी नोट्स की बात करें तो 1 रुपीज़ की नोट्स हैं, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 एंड 2000। तो यहाँ पे जो अलग अलग वेरिएशन की जो नोट्स हैं उनके अगर हम बात करें, तो यहाँ पे मैंने आपको इतना डीप में लिख कर बता रहा हूँ, बाकी ज़रूरत नहीं है कुछ बताने की कि कौन कौन से वैल्यू की नोट आती है, आपको पता ही होगा, कॉमन सेंस। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए अलग अलग वैल्यू की नोट्स लिखी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि पता नहीं चलता है उन लोगों को। तो यहाँ पे उन लोगों को ईजिली याद रखना है कि जो 1 रुपीज़ की नोट है वो कौन इशू कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि जो 1 रुपीज़ की नोट इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री। एंड जो 2 रुपीज़ या तो उससे ज़्यादा वैल्यू की जितनी भी करेंसी है, दैट इज़ द 2000 तक की हम बात करें, हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू दैट इज़ द 2000 रुपीज़। एंड ये सभी जो नोट्स है वो इश्यू कौन कर रहा है, RBI। तो फ्रेंड यहाँ पे आप सामने ही देख रहे हो, कुछ ज़्यादा मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी, आप क्योंकि सामने ही देख रहे हो कि जो 2 रुपीज़ से जो भी नोट स्टार्ट हो रही है एंड जो उनकी वैल्यू 2 या तो उनके अबोव है, वो सभी नोट इश्यू कौन कर रहा है, RBI। एंड जो 1 रुपीज़ की करेंसी है वो इश्यू कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमने करेंसी की बात की। लेकिन जब हम कॉइन्स की बात करें तो कॉइन्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, कॉइन्स को कौन इशू करेगा, तो कोई भी वैल्यू का कॉइन्स हो जो इश्यू कर रहा है द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, कोई भी कॉइन्स हो, ₹1 से लेके 10 तक के जितने भी कॉइन्स है,
सब कॉइन जो इश्यू कर रहा है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। तो नोट्स की हम बात करें तो 1 रुपीज़ की नोट्स जो है वो इश्यू कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट। एंड बाकी की जो 2 और अबव की जितनी भी नोट्स है वो इश्यू करने की जो जिम्मेदारी है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, आरबीआई की। तो फ्रेंड यहाँ पे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपको कि आरबीआई जो भी करेंसी नोट इश्यू कर रहे हैं उनकी वैल्यू क्या है, तो आपको याद रखना है कि 2 और अबव। एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो 1 रुपीज़ की नोट्स। एंड कॉइन्स की हम बात करें तो फ्रेंड जितने भी कॉइन्स है इकोनॉमी के अंदर वो सभी कॉइन्स जो इश्यू कर रहे हो दैट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो हम बोल सकते हैं कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो इश्यू करेंगे। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सॉरी यस डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन है सब करेंसी का कौन करेगा, कि आरबीआई जो भी यहाँ पे इश्यू कर रही है उनका डिस्ट्रीब्यूशन तो आरबीआई करेगी, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो करेंसी इश्यू कर रहे दैट इज़ द ₹1 एंड कॉइन्स, जितने भी कॉइन्स है वो सब, तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, तो हमें याद रखना है कि आरबीआई की रहेगी। यानी कि भले ही कॉइन्स इश्यू करे सेंट्रल बैंक, लेकिन उनको डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो काम है वो आरबीआई का है। तो अब यहाँ पे आप अपने बुक्स के अंदर या तो डिस्प्ले आपकी मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इश्यू करेंसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द सोल राइट टू इश्यू नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम ₹2 एंड अबव, यानी कि 2 रुपीज़ की जो करेंसी नोट है वहाँ से लेके उनके ऊपर की वैल्यू की जितनी भी करेंसी नोट है वो सब इश्यू करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसके पास है, राइट किसके पास है, आरबीआई के पास। एंड करेंसी नोट ऑफ ₹1 यानी कि 1 रुपीज़ की जो करेंसी नोट एंड ऑल करेंसी कॉइन्स, जितने भी करेंसी कॉइन्स है वो सब इश्यू करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या राइट किसका रहेगा, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹1 नोट्स एंड करेंसी कॉइन्स इज डन बाय द आरबीआई एज अ एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी करेंसी नोट्स या तो जो भी कॉइन्स इश्यू कर रहे उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आरबीआई की होगी एज अ एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट मॉनेटरी फंक्शन है आरबीआई का दैट इज़ द करेंसी इशू, एंड द सेकंड वन दैट इज़ द बैंकर टू द गवर्नमेंट। हाँ, तो फ्रेंड हमें याद रखना है कि बैंकर टू दी गवर्नमेंट यानी कि आरबीआई है वो बैंकर है किसकी, गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल की हो या तो स्टेट गवर्नमेंट हो। तो आरबीआई इज एन बैंकर एडवाइजर एंड एजेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है हमारे कंट्री के अंदर वो सब स्टेट गवर्नमेंट की और साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंट है, या तो एडवाइजर भी हम बोल सकते हैं या तो बैंकर। It manage the government bonds, government accounts, currency coins and notes of ₹1 and also provides loans to government। तो फ्रेंड यहाँ पे याद रखना कि गवर्नमेंट के जितने भी बॉन्ड्स है उन सबको मैनेज करना किसका काम है, आरबीआई का। एंड दैट्स वाई द आरबीआई इज द एजेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो मैनेज द गवर्नमेंट अकाउंट्स, यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स है वो भी मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आरबीआई के ऊपर है। And then the distribution of the ₹1 notes and currency coins is also distributed by the RBI, and that's why the RBI is a banker or agent of the central government and also provide loans to the government। यानी कि friend if the government needs some money then the government can take the money from RBI, यानी कि RBI के पास से गवर्नमेंट लोन भी ले सकती है। एंड दैट्स वाई द आरबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो सेकंड पॉइंट तो यहाँ पे सिंपल ही था। एंड द नेक्स्ट दैट इज द बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो फ्रेंड यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट दैट इज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट एंड थर्ड पॉइंट दैट इज द बैंकर ऑफ बैंक, यानी कि बैंक है उनकी बैंक कौन रहेगी, आरबीआई। तो यहाँ पे हम बैंक के अंदर कौन कौन से वर्ड ले सकते हैं, तो जितने भी शेड्यूल बैंक या तो कॉमर्शियल बैंक है उनकी बैंकर कौन रहेगी, आरबीआई। यानी कि शेड्यूल बैंक जितनी भी इंडिया के अंदर उस शेड्यूल बैंक्स की जो बैंकर्स है दैट इज़ द आरबीआई। एंड द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, फ्रेंड लास्ट रिसोर्ट यानी कि अगर समझो कि कोई भी कॉमर्शियल बैंक को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ी इन एनी इमरजेंसी सिचुएशन, तो उस टाइम जो लास्ट रिसोर्ट यानी कि जो लास्ट उनके पास रास्ता बचेगा कॉमर्शियल बैंक के पास वो आरबीआई रहेगा, कि वो आरबीआई के पास से पैसे ले सकते हैं। तो आरबीआई इज अ बैंकर एंड रेगुलेटर ऑफ ऑल द शेड्यूल बैंक इन द कंट्री।
It manages the cash reserve of banks, determines the direction of credit as well as direct the credit policy and the rate of interest for all बैंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आरबीआई है वो क्या क्या मैनेज कर रहे हैं, कैश रिजर्व ऑफ बैंक, बैंक्स के अंदर जितने भी कैश रिजर्व है दैट इज द CRR, उनको मैनेज कर रहा, एंड साथ साथ डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट एज वेल एज डायरेक्शन टू क्रेडिट पॉलिसी, यानी कि क्रेडिट पॉलिसी के लिए भी कुछ डायरेक्शन देना, एंड साथ साथ जो भी इंटरेस्ट रेट है वो भी कौन डिसाइड कर रहा है, तो हमें याद रखना है कि आरबीआई। इट इज़ ऑल्सो द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट फॉर द शेड्यूल बैंक इन केस ऑफ इमरजेंसी। यानी कि फ्रेंड अगर कोई भी इमरजेंसी आ रही है बैंक के अंदर, इमरजेंसी यानी कि बैंक के पास पैसे की शॉर्टेज है, तो यहाँ पे जो कॉमर्शियल या तो जो शेड्यूल बैंक है वो उनका लास्ट रिसोर्ट है आरबीआई, यानी कि वो लास्ट किसके पास जाएंगे, आरबीआई के पास। एंड आपने लास्ट 2 या तो 3 महीने पहले फ्रेंड एक बैंक का भी इसे इमरजेंसी का सिचुएशन हुआ था, दैट इज़ द यस बैंक। और आपको पता होगा कि यस बैंक के अंदर लंबी लाइन लग गई थी, कोरोना चल रहा था तो भी। क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा था कि यस बैंक के पास अब पैसे नहीं है, तो जितने लोगों की वहाँ पे उनके पैसे पड़े होंगे वो सब लोग यस बैंक में चले गए अपने पैसे की डिमांड करने के लिए। और अगर समझो कि बैंक के अंदर कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, या तो हम बोल सकते हैं कि बैंक के पास पैसे नहीं है, शॉर्टेज है, तो यस बैंक के लिए जो आखिरी या तो जो लास्ट रिसोर्ट होगा वो कौन होगा, दैट इज़ द आरबीआई। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज द क्रेडिट कंट्रोल। तो फ्रेंड हमें पता ही है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, दैट इज द क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर अगर किसी का कंट्रोल होगा तो होगा आरबीआई का। तो आरबीआई कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रेडिट कंट्रोल के अंदर जो भी क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है उनके ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा, आरबीआई का। किस तरह रहेगा हम यहाँ पे एक ब्लैंक पेज के अंदर समझते हैं। तो यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट करना, कहीं मेंटली कहीं और पे मत चले जाना, और यहाँ पे ही ध्यान देना कि किस तरह से आरबीआई है जो क्रेडिट क्रिएशन में कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड हमें पता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अगर आपको वो भी नहीं पता है और लास्ट लेक्चर में आप थे लेकिन भूल गए हो, तो पहला आप जो हमारा जो भी लेक्चर के अंदर क्रेडिट क्रिएशन का हमने पॉइंट कंप्लीट किया वो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि मुझे याद नहीं है कौन सा लेक्चर नंबर था। तो अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, तो पहले वहाँ पे मीनिंग समझ लीजिए। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्रेडिट क्रिएशन यानी क्या था, कि अगर समझो कि ये जो पर्सन है वो 1000 रुपीज़ एसबीआई बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा रहा है, तो एसबीआई बैंक आगे क्या करेगी कि अपने पास कुछ रिजर्व रख के बाकी के पैसे अगर आगे किसी को लोन प्रोवाइड कर सकती है। तो वहाँ पे हमने देखा था कि अगर 20% रिजर्व है तो आगे 800 जा सकता है, और जिसके अकाउंट में 800 का जो चेक आएगा तो बाकी आगे आगे जो बी बैंक है उनके लिए 800 के डिपॉजिट हुई, उसमें से 20% वो क्या करेंगे, रिजर्व रखेंगे, यानी कि बाकी के जो 640 है उनको आगे किसी को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक पूरी एक प्रोसेस थी कि वहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन हो रहा था, यानी कि 1000 रुपीज़ में से 800 रुपीज़ का क्रेडिट क्रिएशन हुआ, एंड बाद में फिर से 640 का हुआ। वो सभी एक ही प्राइमरी डिपॉजिट में से हो रहा है, दैट इज़ द रुपीज़ 1000। यानी कि आगे यहाँ तक साइकिल चलती रहेगी, और 1000 में से आप दूसरे 4000 रुपीज़ को क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हो। तो इनके ऊपर कंट्रोल किसका रहता है, आरबीआई का, और किस तरह हम यहाँ पे देख लेंगे। अब समझो कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1000 जो रुपीज़ प्राइमरी डिपॉजिट है, और यहाँ पे जो सीआरआर का रेट है 20%, या तो हम ले सकते हैं कि 10%। तो बैंक अपने पास 1000 में से 100 रिजर्व करेंगे, और बाकी के जो 900 है उनको आगे क्या कर सकते हैं, लोन, यानी कि मैं एल रख रहा हूँ और यहाँ पे आर। तो यहाँ पे जो क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है फर्स्ट टाइम, दैट इज द 900 रुपीज़ का। अब समझो कि आरबीआई को ऐसा लगे कि हमें क्रेडिट क्रिएशन थोड़ा कम करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, तो आरबीआई क्या कर सकती है कि जो सीआरआर का रेट है वो इंक्रीज कर सकते हैं। एंड इंक्रीज समझो कि कर लिया 15%। याद रखना फ्रेंड कि अब यहाँ पे जो हमारा सीआरआर का रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, एंड 15% हो गया सीआरआर, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब क्या होगा कि समझो कि प्राइमरी डिपॉजिट आई 1000 रुपीज़ की, उसमें से 15% यानी कि 150 रुपीज़ रिजर्व रहेगा, और बाकी की जो सामने अमाउंट है दैट इज़ द 850 रुपीज़, वो आगे हम किसी को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप समझ सकते हो
कि क्रेडिट क्रिएशन यहाँ पे कम हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इंटरेस्ट रेट क्या कर सॉरी CRR का जो रेट था वो हमने इंक्रीज कर दिया 10 to 15। तो क्रेडिट क्रिएशन जो यहाँ पे 850 हो गया, जो पहले 900 हो रहा था। यानी कि बैंक CRR, या तो हम बोल सकते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उनके जो वेरियस टूल्स, यानी उनमें से एक है CRR, उनका यूज करके RBI क्या कर सकती है, क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर कंट्रोल ला सकती है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रेडिट क्रिएशन जो था वो डिक्रीज हो रहा है 900 रुपीज़ से कहाँ पे आ रहा है 850 रुपीज़ पे। एंड समझो कि अब हम थोड़ी उल्टी पोजीशन यहाँ पे कर रहे हैं कि 1000 रुपीज़ की डिपॉजिट है और 15% का जो रेट था, तो 150 यहाँ पे रिजर्व और बाकी के 850 हम क्रेडिट क्रिएशन यानी कि मार्केट के अंदर सप्लाई है, तो हम बोल सकते हैं कि लोन दिए। फ्रेंड यहाँ पे जो 850 वो मार्केट में ही पैसे जा रहे हैं, यानी कि लोगों के हाथ में आ रहे हैं, लोन ले रहे लोग, तो मार्केट के अंदर ये सप्लाई ऑफ मनी हो रहा है 850 का, या तो हम बोल सकते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है 850 का। तो यहाँ पे बैंक क्या करेगी, RBI क्या करेगी, अब समझो कि 10% जो CRR का रेट था वो 5% डिक्रीज करके 10% कर दिया। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ रिजर्व रखेंगे और बाकी के 900 लोन प्रोवाइड करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्रेडिट क्रिएशन भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने CRR क्या कर दिया, डिक्रीज, तो उससे क्रेडिट क्रिएशन भी बढ़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो सप्लाई ऑफ मनी है मार्केट के अंदर वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि पहले 850 और अब 900। तो यहाँ पे फ्रेंड ये डिफरेंस है कि बैंक, या तो हम बोल सकते हैं कि RBI के पास कंट्रोल है फॉर द क्रेडिट क्रिएशन एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करके RBI क्रेडिट क्रिएशन भी कंट्रोल में ला सकती है एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी वहाँ भी कुछ कंट्रोल कर सकती है। यस, क्रेडिट क्रिएशन। तो फ्रेंड यहाँ पे शायद आप लोगों ने समझ लिया होगा कि जो क्रेडिट क्रिएशन की हम बात करें तो किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन हम इंक्रीज या तो डिक्रीज कर सकते हैं। एंड बाद में आपने देख लिया कि सप्लाई ऑफ मनी भी हम इंक्रीज या तो डिक्रीज कर सकते हैं। और फिर भी आप लोगों को डिफ़िकल्टी हो कि कैसे हम सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, तो ज़्यादातर हम मॉनेटरी पॉलिसी जब स्टार्ट करेंगे उस टाइम समझ ही लेंगे। तो भले ही यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी रह गई वो सप्लाई ऑफ मनी के अंदर, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में शायद मॉनिटरी पॉलिसी जब भी देखेंगे उस टाइम में सभी रेट के अंदर हम देख लेंगे कि किस तरह से जो हमारी सप्लाई ऑफ मनी या तो वॉल्यूम ऑफ मनी इंक्रीज या तो डिक्रीज हो सकती है ड्यू टू मॉनेटरी पॉलिसी। एंड द लास्ट फंक्शन दैट इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि कस्टोडियन यानी कि हम बोल सकते हैं कि एजेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। RBI has the responsibility of maintaining the value of rupees versus other currency under the fixed exchange rate regime। यानी कि फ्रेंड दूसरे कंट्री की जो करेंसी है, अदर करेंसी, उनके सामने हमारे जो रुपीज़ यानी कि हमारी इंडियन करेंसी की जो वैल्यू उनको क्या करना, मेंटेन करना। तो यहाँ पे RBI की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी कि हमारी इंडियन करेंसी की जो वैल्यू उनको मेंटेन करना, किसके सामने, फॉरेन या तो जो दूसरे देशों की जो भी करेंसी है उनके सामने, अंडर फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि फ्रेंड जो भी हमारे इंडियन रुपीज़ की जो वैल्यू डिटरमाइन हो रही है वो अलग अलग दो सिस्टम के अंदर हो रही है। फर्स्ट वन दैट इज द अंडर फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड द सेकंड वन दैट इज द ओपन मार्केट। तो फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम की हम बात करें तो वहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट यानी कि समझो कि डॉलर की जो प्राइस है रुपीज़ के सामने वो है 78 रुपीज़ पर डॉलर। यानी कि एक्सचेंज रेट यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आपको $1 परचेस करना है तो आपको 78 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो 78 रुपीज़ है वो एक्सचेंज रेट हुआ। तो फ्री एक्सचेंज रेट जो सिस्टम है वहाँ पे क्या होगा कि जो एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट, यानी एक्सचेंज रेट है जो मार्केट में डिटरमाइन होगा। एंड RBI मेंटेन्स द वैल्यू ऑफ करेंसी बाय सेलिंग एंड बाइंग फॉरेन एक्सचेंज इन द ओपन मार्केट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे अगर समझो कि हम बोल सकते हैं कि जो करेंसी की वैल्यू है फॉरेन करेंसी के सामने हमारी इंडियन वैल्यू है वो डिटरमाइन जो एक्सचेंज रेट हो रहा है मार्केट से। तो मार्केट में हमें पता होता है कि मार्केट के अंदर ज़्यादातर डिमांड एंड सप्लाई से होगा। तो मैं आपको ब्लैंक पेज में ही समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे शायद आप नहीं समझ पाओगे।
ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर समझो कि हम बोल सकते हैं कि रुपीज़ की जो वैल्यू है वो इंक्रीज या तो डिक्रीज हो सकती है, और जो रीज़न है कि डिटरमाइन बाय द मार्केट, मार्केट डिटरमाइन करेगा। कैसे करेगा तो हम यहाँ पे समझेंगे। अगर समझो कि रुपीज़ सॉरी डॉलर की डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो डॉलर की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, इंक्रीज। तो फ्रेंड यहाँ पे वैल्यू यानी कि मैंने प्राइस लिखा है, डॉलर की डिमांड इंक्रीज होगी, यानी कि आज $1 के सामने 78 रुपीज़ की वैल्यू है। तो अगर प्राइस या तो वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा कि कल हमें $1 के सामने 78 रुपीज़ से ज़्यादा रुपीज़ पे करने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि समझो कि 5 रुपीज़ जो वैल्यू है डॉलर की वो इंक्रीज हुई, यानी कि यहाँ पे हम 83 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। तो डिमांड उनकी इंक्रीज हो रही है डॉलर की, इसीलिए वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो यहाँ पे अगर डिमांड ज़्यादा हो रही है, सप्लाई नहीं होगा, इसीलिए प्राइस क्या होती होगी, इंक्रीज। तो आरबीआई यहाँ पे क्या करेगी कि जो भी डॉलर है उनकी सप्लाई करेंगे। सप्लाई करना यानी कि आरबीआई के पास जो भी डॉलर है वो डॉलर को मार्केट में क्या कर देंगे, सेलिंग। तो सेलिंग करेंगे तो क्या होगा कि जो ऑलरेडी मार्केट में जितने भी डॉलर है वो तो है, साथ साथ आरबीआई के पास जो भी डॉलर थे वो भी मार्केट में आ गए, यानी कि जो सप्लाई सॉरी डॉलर का जो सप्लाई था वो सप्लाई क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज। और सामने समझो कि डिमांड जो भी हो उतनी ही है, तो यहाँ पे डॉलर की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से आरबीआई डॉलर को मार्केट के अंदर सेल करके डॉलर की प्राइस या तो डॉलर की वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम सेल करें या तो सॉरी हम परचेस कर रहे हैं, आरबीआई परचेस कर रही है डॉलर को, यानी कि जो डॉलर है उनकी डिमांड जो डॉलर है उनकी डिमांड की हम बात करें तो डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज। तो जो उनकी प्राइस या तो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, डिक्रीज। लेकिन आरबीआई का यहाँ पे कहना है कि अगर डॉलर की जो वैल्यू डिक्रीज होगी तो हमारी इकोनॉमी को भी थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर यहाँ पे आरबीआई ट्राई कर रहा है कि डॉलर की जो वैल्यू प्राइस है वो क्या हो, इंक्रीज हो, तो उनके लिए यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस करेगी आरबीआई, आरबीआई यहाँ पे जो भी डॉलर है उनको बाय करेंगे, यानी कि परचेस करना। क्यों, क्योंकि मार्केट के अंदर जो भी परचेज हो रहा है वो तो है, लेकिन साथ साथ आरबीआई का भी परचेस होगा, बाय करेंगे, तो दोनों का प्लस करेंगे तो जो मार्केट के अंदर डॉलर की जो डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज, और उससे डॉलर की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओपन मार्केट के अंदर जब एक्सचेंज रेट डिसाइड हो रहा है, डिटरमाइन हो रहा है, तो उस टाइम आरबीआई क्या करेंगे, या तो बाई या तो सेल करके इंडियन करेंसी की वैल्यू को सामने डॉलर के सामने मेंटेन कर सकते हैं। एंड देन the RBI is also custodian of a foreign custodian of a India's reserve of a foreign currency, यानी कि आरबीआई जो कस्टोडियन एजेंट है कि रिजर्व रख रहा है किसका, फॉरेन करेंसी का। तो फ्रेंड हमारी आरबीआई बैंक होती है, उनके पास जितनी भी फॉरेन करेंसी हो, जितनी भी फॉरेन, सबकी करेंसी का रिजर्वेशन होता है। इट ऑल्सो एडमिनिस्टर द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बाय चेकिंग इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इनफ्लो यानी कि फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रही है, एंड आउटफ्लो यानी कि फॉरेन करेंसी इंडिया से बाहर जा रही है। तो फ्रेंड यहाँ पे आरबीआई का जो एक और काम हो गया कि इंडिया के अंदर कितनी इनफ्लो हो रही है फॉरेन करेंसी और कितनी आउटफ्लो, उनके ऊपर भी आरबीआई का एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, आरबीआई का कंट्रोल, आरबीआई का रेगुलेशन रहेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड में हमने जो फंक्शन ऑफ आरबीआई की बात करें तो मॉनेटरी फंक्शन कंप्लीट कर दिए। एंड अब हम यहाँ पे देख रहे हैं नॉन मॉनेटरी फंक्शन। तो नॉन मॉनेटरी जो फंक्शन है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल ही है। उसमें फर्स्ट वन हम बात करें तो रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शन, या तो हम बोल सकते हैं कि सुपरवाइजरी फंक्शन। तो फ्रेंड रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शन, तो आरबीआई का जो यहाँ पे काम है कि सुपरवाइज करना एंड रेगुलेशन करना, किसका, एंटायर फाइनेंशियल एंड मनी मार्केट्स। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है या तो हमारा जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट यानी कि बैंकिंग सिस्टम, उनके ऊपर किसका रेगुलेशन रहेगा, किसका सुपरविजन रहेगा, तो आरबीआई का। तो उनके अंदर क्या क्या हो सकता है कि ब्रांच को एक्सपांशन करना, यानी कि ब्रांच जो है बैंक्स की उसमें इंक्रीमेंट कुछ लाना, मेथड्स ऑफ वर्किंग ऑफ अ शेड्यूल बैंक्स,
यानी कि जो भी शेड्यूल बैंक हैं उन लोगों की मेथड क्या है वर्क करने की, उनके ऊपर कंट्रोल रखना, रेगुलेशन रखना। वर्किंग ऑफ नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी यानी कि NBFC, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी, उन लोगों के वर्किंग के ऊपर सुपरवाइज करना। एंड कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि बोल सकते हैं कि कोऑपरेटिव जो बैंक्स है उनके ऊपर भी सुपरवाइज RBI कर सकती है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो सिंपल है। सेकंड, दैट इज द प्रमोशनल फंक्शन। प्रमोशनल फंक्शन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के अंदर उन लोगों आ जाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि फ्रेंड हमें पता है कि ज़्यादातर अर्लियर टाइम्स की हम बात करें तो उस टाइम भी कोई भी कंट्री की हम बात नहीं कर रहे, इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया में ज़्यादा मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन तो ऐसी थी कि उन लोगों के खुद के बैंक अकाउंट नहीं थे। और आज भी ऐसी सिचुएशन है। इवन टुडे देर आर मैनी पीपल इन इंडिया हु डो नॉट होल्ड बैंक अकाउंट, यानी कि ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि उनका बैंक अकाउंट नहीं है। तो फ्रेंड अगर समझो कि आप समझो कि अ, हम बोल रहे हैं कि आपके पास समझो कि बैंक अकाउंट नहीं है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ओके, समझो कि आपके पास बैंक अकाउंट जो होना चाहिए, मैं लिख रहा हूँ बी है, बी यानी कि बैंक अकाउंट नहीं है। तो अगर आपको समझो कि कोई पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप बैंक के पास से लोन ले सकते हो, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट नहीं है। तो आप लोन लेने के लिए कौन से सेक्टर में जाओगे, तो वहाँ पे आपकी बुक्स के अंदर लिखा है, देख सकते हो आप पेज नंबर 41 पे कि दे डिपेंड ऑन अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट फॉर देयर क्रेडिट नीड्स। क्रेडिट यानी कि उनको लोन की या तो पैसे की ज़रूरत है। तो लोन लेने के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जाएंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर या तो हम बोल सकते हैं कि मनी मार्केट, UOS यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। ऐसी कोई टेक्निकल या तो हम बोल सकते हैं कि कोई लीगल लैंग्वेज नहीं है बैंकिंग सिस्टम के अंदर कि UOS यानी अनऑर्गेनाइज। मैंने यहाँ पे सिर्फ हमें पता है कि कुछ ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो इसलिए यहाँ पे UO इसलिए लिख दिया, और फुल फॉर्म अनऑर्गेनाइज सेक्टर हम लिख नहीं सकते क्योंकि जगह नहीं इतनी हमारे पास। तो US यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जा सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जितने भी बैंक्स आ रहे हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन है, उनके ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा, RBI का। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर या तो मनी मार्केट जो है अनऑर्गेनाइज, उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। और आपने ज़्यादातर एक नाम सुना होगा, फाइनेंसर। फाइनेंसर यानी कि वो इंटरेस्ट पे सब लोगों को पैसे प्रोवाइड करते हैं। तो फाइनेंसर जो भी होते हैं उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। वो जो भी चाहे उतना इंटरेस्ट रेट लेकर या तो समझो कि अपने जो भी लोन दिए वो पैसे नहीं मिल रहे तो कोई भी उनके सामने एक्शन लेकर वो क्या कर सकते हैं, अपने पैसे निकाल सकते हैं, फाइनेंसर। तो फाइनेंसर जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, और जो बैंकिंग पूरी सिस्टम में आती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो फ्रेंड अगर समझो कि यहाँ पे जो लोगों को बैंक अकाउंट नहीं है जिनके पास, वो लोग अगर उन लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो किसके पास जाएंगे, तो हमें पता है कि वो लोग किसके पास जा सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि फाइनेंसर यानी कि अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। और सेकंड थिंग, अगर समझो कि आप कोई भी बिजनेस रिलेटेड पेमेंट कर रहे हो और आपका बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप यहाँ पे पेमेंट किस में करोगे, कैश में। बिजनेस रिलेटेड पेमेंट इन कैश रादर देन बाई चेक्स, यानी कि चेक में आप पेमेंट करने वाले नहीं हो। ओविंग टू विच इट इज़ डिफिकल्ट टू नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस इन द कंट्री, यानी कि आपने जो भी पेमेंट यहाँ पे किया उस ट्रांजेक्शन की वैल्यू कितनी होगी वो हम यहाँ पे पता नहीं कर पाते, यानी कि डिफिकल्ट होगा। एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू असर्टेन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मनी और अराइव एट द एक्चुअल फिगर ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि हम नेशनल इनकम को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर आप जो भी पेमेंट कर रहे हो कैश में कर रहे हो, तो कैश में हमें पता है कि उनकी कोई बैंक के अंदर एंट्री नहीं होती है। अगर आप चेक से करते हो तो चेक की एंट्री बैंक के अंदर होती है, लेकिन कैश में कोई एंट्री नहीं होती, तो हमें नेशनल इनकम भी करेक्टली अब हमें नहीं मिल रही है। हेंस RBI ट्राइज टू क्रिएट बैंकिंग अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल, यानी कि RBI क्या ट्राई करेगी कि लोगों को जो अवेयरनेस बढ़े बैंकिंग सिस्टम के अंदर। एंड एनकरेजेस ब्रांच एक्सपांशन इन रूरल एरिया, तो जो रूरल एरिया है यानी कि जो विलेज एरिया, वहाँ पे ब्रांच भी एक्सपांड करेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच एस्टाब्लिश हो। एंड प्रमोट्स द सेटिंग ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, और साथ साथ यहाँ पे
प्रमोट किसको हम कर सकते, यानी आरबीआई किसको प्रमोट करेगी, कोऑपरेटिव बैंक्स को. इट मेक्स एफर्ट्स टू गेट मोर एंड मोर पीपल अंडर द ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, यानी कि जो भी यहाँ पे आरबीआई एफर्ट्स कर रही है किसके लिए, टू गेट मोर एंड मोर पीपल अंडर ऑर्गेनाइज मनी मार्केट. तो यहाँ पे जो सेकंड फंक्शन दैट इज द प्रमोशनल फंक्शन, एंड जो लास्ट वन है यहाँ पे उनको भी हम आज ही कंप्लीट कर लेते, दैट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट. फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट. तो फ्रेंड यहाँ पे आप याद रखना कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट, इंक्लूजन डेवलपमेंट यानी कि रूरल एरिया का भी डेवलपमेंट हो और अर्बन एरिया का भी डेवलपमेंट हो. लेकिन हमें इंडिया के अंदर जब तक बात है तो हमें पता ही है फ्रेंड कि रूरल एरिया में थोड़ा डेवलपमेंट कम है और जो अर्बन एरिया है वहाँ पे तो डेवलपमेंट होता है. इंडिया इज़ अ कंट्री विथ ह्यूज डिग्री ऑफ इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है, जो हम बोल सकते हैं कि जो डिफरेंट है वो क्या है, ह्यूज डिग्री यानी कि बहुत ज़्यादा. एंड रूरल अर्बन डिवाइड, यानी कि रूरल और अर्बन दोनों अलग अलग हो गए. क्यों? क्योंकि रूरल में जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन अर्बन एरिया यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो सिटी एरिया है वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है. एंड हेंस वेन एवर मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड चेंजेस comes about it necessary that people and economic units of all segment receive benefits of such a changes. यानी कि फ्रेंड अगर इकोनॉमी के अंदर कोई भी रिफॉर्म्स आते हैं, कोई भी चेंज आते हैं, तो उस चेंज या तो रिफॉर्म्स का जो बेनिफिट है वो सभी लोगों को, एंड जितने भी इकोनॉमी के अंदर जो भी सेगमेंट है अलग अलग डिपार्टमेंट, उन सभी लोगों को ये बेनिफिट मिलना चाहिए. तो हम बोल सकते हैं कि अगर इकोनॉमी के अंदर समझो कि कोई भी चेंज आया तो जो रूरल एरिया के पीपल्स है उन लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि उन लोगों का अकाउंट है ही नहीं बैंक अकाउंट में. तो यहाँ पे आरबीआई इसलिए पहले प्रमोशनल फंक्शन करेंगे कि लोगों का अकाउंट ओपन हो, ताकि वो लोग जो भी रिफॉर्म्स आए उनका बेनिफिट ले सके. फॉर सच इंक्लूजन आरबीआई कंटिन्यूसली मेक एफर्ट्स इन बैंकिंग स्फीयर, यानी कि बैंकिंग का जो एरिया है, बैंकिंग का जो स्फीयर है उसमें क्या हो, इंप्रूवमेंट हो. एंड इट प्रोवाइड स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी टू प्रायोरिटी सेक्टर, यानी कि जो बैंकिंग हमारी सिस्टम है वो ज़्यादा, या तो जो ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटी किसको प्रोवाइड कर रही है, प्रायोरिटी सेक्टर. यहाँ पे तो अलग अलग 4 सेक्टर है प्रायोरिटी में, आपको याद रखना है, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल एंड ट्रेडिशनल एंड कॉटेज इंडस्ट्री. तो ये चारों सेक्टर यहाँ पे प्रायोरिटी में रहेंगे. इट ऑल्सो मेक एफर्ट्स टू इंक्रीज इन्फॉर्मेशन फ्लो एंड एनहांस अवेयरनेस रिगार्डिंग बैंकिंग अमॉन्ग द मासेस. मास यानी कि जो पब्लिक है उन लोगों को बैंकिंग की अवेयरनेस बढ़े एंड उन लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिले. और मोस्ट आईएमपी इन प्रेजेंट टाइम आरबीआई मैनेज द प्राइम मिनिस्टर्स जनधन योजना. प्लीज मेक अंडरलाइन, आरबीआई मैनेज द प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना, यानी कि जो जनधन योजना है उनका जो मैनेजमेंट है वो कौन कर रहा है, आरबीआई. एंड आरबीआई ऑल्सो वर्क्स टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट एंड द राइट्स ऑफ द कस्टमर, यानी कि फ्रेंड जो पब्लिक है, जो कस्टमर है, उनका इंटरेस्ट और उनका राइट को प्रोटेक्ट करने का भी जो वर्क कर रहा है वो आरबीआई कर रही है. It publishes all types of banking related information and statistics as well as experts articles in the order to promote research related banking, यानी कि फ्रेंड बैंक रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन और स्टैटिस्टिक डेटा यानी कि जो भी न्यूमेरिकल डेटा है एज वेल एज एक्सपर्ट्स आर्टिकल, तो ये जो तीनों अलग अलग इंफॉर्मेशन है उनको कहाँ पे बैंकिंग सिस्टम के रिलेटेड जो भी प्रमोट करने के लिए वो जो भी वेबसाइट है वहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को लोग रखेंगे. एंड पब्लिक है, आरबीआई वेबसाइट पीपल कैन गेट एक्सेस सच इंफॉर्मेशन. तो पब्लिक भी आरबीआई की वेबसाइट से सभी इंफॉर्मेशन फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, फ्री में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. तो यहाँ पे हमने देख लिया आरबीआई के जो नॉन मॉनेटरी फंक्शन थे कि अलग अलग 3 नॉन मॉनेटरी फंक्शन. द फर्स्ट वन दैट इज़ द रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस. सेकंड वन था कि प्रमोशनल फंक्शन, प्रमोशनल यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक है वो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वजह से सेक्टर की जगह कौन से सेक्टर में काम करें, हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइज मनी मार्केट या तो सेक्टर के अंदर. एंड द थर्ड वन दैट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट. तो आज का जो लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं. हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए, दैट इज़ द मॉनेटरी फंक्शंस एंड नॉन मॉनेटरी फंक्शन. एंड जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उस नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी वो स्टार्ट करेंगे. और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्वालिटेटिव मेजर भी है और साथ साथ क्वांटिटेटिव भी है, दोनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर कंप्लीट हो गया मॉनेटरी पॉलिसी.
उनके साथ है चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड एंड बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। तो बाय बाय।